हाँ, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 5.1 स्टैरिक। अब ये मैंने स्टैरिक क्यों लगाया? क्योंकि बच्चों ये यूओएल के बच्चों की एक असाइनमेंट का क्वेश्चन है जो कि बुक के अंदर आपकी मतलब कि चैप्टर 5 का कोई पार्ट नहीं है ऐसा जहाँ पे ये मौजूद हो, यानी कि ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है ही नहीं। मैंने इसको देखा हुआ है कहीं पे, शायद ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, मुझे अब सही याद नहीं है बच्चों। तो लिहाजा चले कोई नहीं, हमारा काम है इसको करना। तो इसी वजह से मैंने इसको 5.1 स्टैरिक का क्रेडिट दिया ताकि बच्चे इसको वीडियो को देख सकें और आप लाजमी देखें जो दूसरे बच्चे भी हैं, क्योंकि उनके भी काम आएगी। क्या पता पेपर में आपका उस्ताद ऐसे क्वेश्चन डाल दे। तो यहाँ पे उसको दो तरीकों कार से करने के लिए कहा गया। एक आपको यहाँ पे ए पार्ट में यहाँ पे करूँगा इस वीडियो में थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू। हमने वी नॉट की वैल्यू निकालनी है थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू। तो देखें ये शेप है बच्चों, काफ़ी सिंपल सर्किट है, इतना मुश्किल नहीं है। आपको पता है थेवेनिन्स थ्योरम हमारे एक ऐसे इंजीनियर थे जिनको हमेशा मैं कहता हूँ दर्जी टाइप से इंजीनियर थे। उनके हाथ में कैंची थी। वो कहते थे जहाँ पे आपको इतने इतने बड़े सर्किट दे दिए जाते हैं ना, उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कैंची यानी कि टक लगा के, कट हम कहते हैं। कहीं आपको पता पंजाबी जुबान में हम ये भी कहते हैं टक लगा के, कट लगाना है, ठीक है, कट लगाना है। तो वो कहते थे कि बड़े से बड़े सर्किट जब हो ना तो आप इस तरह से कर सकते हो, उसका कुछ कुछ पार्ट आप सॉल्व करते जाओ, यानी कि आपने हाफ पार्ट ले लिया, उसके टोटल वोल्टेज निकालो और टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, आप उसको यानी कि यानी कि इतना लंबे पार्ट को छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी उनकी टेक्निक हेल्पफुल भी साबित हुई हिस्ट्री के अंदर, और आज के दिनों में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये थेवेनिन्स थ्योरम की जो एग्जैक्ट मतलब कि कटिंग होती है वो होती है आउटपुट पे। यहाँ पे हमारी आउटपुट है 1 किलो ओम के क्रॉस मुझे आउटपुट चाहिए। इसके अलावा मैं कहीं पे कट लगा नहीं सकता क्योंकि ये सर्किट कुछ है ही ऐसा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे कैंची चलाऊंगा अपनी। ये यहाँ पे मैंने कट लगाया और यहाँ पे कट लगाया, ये मैंने सर्किट को अलहदा कर दिया। और इसके बाद क्या कहना था हमारे मतलब कि थेवेनिन्स भाई का, ये भी आपको समझाता हूँ, रुके। ये मैं ड्रा कर रहा हूँ सर्किट। आपने बस बच्चों पता क्या करना है, जहाँ पे कट लगाया ना वहाँ पे आपने ओपन सर्किट रिप्लेस कर देने हैं। अभी आपको मेरी बात की समझ आ जाएगी जब मैं ये सारा ड्रा कर लूँगा। ये देखो बच्चों, ये यहाँ पे कट लगा हुआ है ना, उसके बाद ये देखें ये सेंटर से एक वायर जा रही थी और यहाँ पे था 12 वोल्ट का सोर्स। बच्चों मैं यहाँ पे असल में नोडल एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा, आगे जाके आपको समझ आ जाएगी क्यों, क्योंकि वजह भी बता दूंगा। जहाँ पे आपने कट लगाया यानी कि जोन सी आपने मतलब के वायर काटी है वहाँ पे आपने मेंशन करने अपने वोल्टेज। ये मैंने आपको कहा है, यही कहा है ना। तो यहाँ पे होगा ऐसे ही, देखें ये यहाँ पे मेंशन हो गए इस तरह से कुछ प्लस माइनस। यहाँ पे आपने वो पोल लगा के ओपन सर्किट लगा के ओपन सर्किट वोल्टेज मेंशन करना है, यानी कि VOC। OC का मतलब होता है ओपन सर्किट और V से मतलब होता है वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। दिस इज अ टेक्निक, ठीक है बच्चों। और ये आ गया 4IX का करंट सोर्स। अब ये डिपेंडेंट करंट सोर्स भी है इस सर्किट के अंदर बच्चों, ये तो हमें देखने को मिल गया। ये 1 किलो ओम था, ये अपनी IX की करंट यहाँ पे भी फ्लो कर रही थी, ये 12 वोल्ट। अभी हम इतना सर्किट सॉल्व करेंगे और इसके वोल्टेज निकालेंगे VOC, ठीक है बच्चों। तो देखो जरा गौर करो, ये सर्किट के अंदर एक डिपेंडेंट सोर्स है जो कि IX की वैल्यू है। तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस टेक्निक फॉलो करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहने वाली है। यहाँ पे बच्चों नोडल एनालिसिस टेक्निक क्यों इजी रहने वाली है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों नोडल एनालिसिस टेक्निक में हमारा ये काम होता है कि हमने नोड को आइडेंटिफाई करने होता है। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज्यादा चीजों की वायर अटैच हो, और एक ऐसा नोड होता है जहाँ पे दो चीजों की वायर अटैच हो, उसको कहते हैं बाइनरी नोड। मैं बाइनरी नोड को कभी कंसिडर नहीं करता, ये मैं आपको सबको कहता होता हूँ, क्योंकि उससे नोडल एनालिसिस टेक्निक ज्यादा हैवी लोड पे चली जाती है, मतलब कि हमें ज्यादा स्टेप्स करने पड़ते हैं, मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन। तो आप हैवियर नोड्स यानी कि हैवी नोड जो आपका हाई नोड होता है और उसके बाद सरफेस नोड होता है, हायर नोड और सरफेस नोड, इनको कंसिडर किया करें। हायर नोड होता है वहाँ पे जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो, और सरफेस नोड जहाँ पे इससे ज़्यादा वायर्स अटैच हो। तो ये देखो बच्चों, सबसे पहले ये हमारा हायर नोड है, यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, एक इस वोल्टेज सोर्स की, 2 रजिस्टर की। तो ये हमारा पहला नोड हो गया, यहाँ पे V1 वोल्टेज मैंने ले लिए, ठीक है। उसके बाद एक ये नोड है, यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 रजिस्टर की, एक इस करंट सोर्स की, तो ये V2 हो गए। उसके बाद ये एक हमारा नोड है, यहाँ पे भी 3 चीज़ों की वायर अटैच है, एक इस ओपन टर्मिनल वायर और एक बच्चों इस करंट सोर्स की और एक इस रजिस्टर की। तो ये हो गया हमारे V3 वोल्टेज, यहाँ पे V3 वोल्टेज ले लिए। इसके बाद बच्चों ये एक नीचे चौथा हायर नोड बन रहा है जहाँ पे 3 चीज़ों की आके वायर अटैच हो रही है। इसको हम कर देंगे ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड करना जरूरी होता है, अदरवाइज आपके सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करता। तो एक नोड को लाजमी आपने ग्राउंड करना होता है, तो इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले जो हमारा डिपेंडेंट सोर्स है वो जिस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, आपने उसकी मतलब की इक्वेशन लिखनी है। ये डिपेंड कर रहा है बच्चों, देखो साफ नजर आ रहा है IX की वैल्यू पे, और IX इस वायर में फ्लो कर रही है करंट। तो देखें इसकी इक्वेशन हम लिखेंगे
आई एक्स इज इक्वल टू, बच्चों देखो ये करंट कहाँ से लीव कर रही है, ये नोड 2 में, नोड 1 में से लीव करके नोड 2 में एंटर कर रही है। एंटर जहाँ भी कर रही है वो एक अलग बात है। ये नोड 1 में से लीव हुई, जो जहाँ से करंट लीव करती है उसी वक्त उसके वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो V1 माइनस लिख दे, यहाँ से ये करंट मूव करके गई और ये V2 में एंटर कर गई, लिहाजा आ गया V1 माइनस V2 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ गई बटे में। देखें ओहम्स लॉ का तरीका है, यानी कि वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट होता है, I इज इक्वल टू V ओवर R। ठीक हो गया, डन हो गया, आई एक्स आपने निकाल ली। अब बच्चों देखो जरा गौर करो, ये जो अपना V1 है, V1 और इस न्यूट्रल के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अगर V1 और न्यूट्रल की जगह कोई और चीज़ होती है, यानी कि कोई नोड होता है, यानी नोड वोल्टेज होते, V2 होते, V3 होते, फिर तो ये बनता सुपर नोड। लेकिन यहाँ पे सुपर नोड तो नहीं लगेगा, लेकिन एक हेल्प हो जाएगी कि हमें V1 की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए किस तरह से तरीकाकार ये होता है सुपर नोड का, जिस तरफ जोन सा पोल होता है उस तरह उस नोड के वोल्टेज उस साइन के साथ लगते हैं। देखो पॉजिटिव पोल है V1 की तरफ तो ये आ गया प्लस V1, माइनस का पोल है 0 वोल्ट के नोड की तरफ तो ये आ गया माइनस 0, यानी कि इसके नोड के वोल्टेज माइनस में आ गए और इज इक्वल टू 12 आ गया, यानी कि जितने वोल्टेज थे। तो यहाँ से देखो आपको V1 की वैल्यू मिल गई। अब बच्चों एक और चीज़ KCL ने कहा था, जिस नोड के ऊपर आपको वोल्टेज मिल जाए ना वहाँ पे आप अपना KCL अप्लाई नहीं कर सकते, ये KCL की शर्त है, शराइत है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो लिहाजा अब मैं क्या करूँगा, देखें अब करना कुछ नहीं है, हमें करना है तो डायरेक्ट मेरे ख्याल में V3 के ऊपर चले जाना चाहिए, या V2 वैसे चाहिए क्योंकि 4ix वो उसमें ix के अंदर V2 कंसिडर किया जाएगा। मुझे V2 के ऊपर बच्चों KCL लगाना चाहिए। आपने यहाँ पे लिखना अप्लाई KCL एट नोड 2, ठीक है, नोड 2 के ऊपर हम KCL लगा रहे हैं। तो नोड KCL का क्या मतलब होता है, सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी कि जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो आपने हर एक यहाँ पे जितनी वायर इसके घेरे में आ रही हैं सबकी करंट्स लिखनी है। तो बच्चों मैं ना पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा लिविंग करंट्स लिखता हूँ, आप ये ऊपर फिक्रा लिख लीजिएगा अप्लाई KCL एट नोड 2, ठीक है। तो देखो बच्चों मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, पहले मैं इस वायर की करंट लिखना चाहूँगा। मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, वो एक अननोन वैल्यू है IX। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ V2 में से, लिविंग करंट है तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा। V2 में से जो ही मैंने करंट लीव करवाई तो आ गया V2 माइनस, यानी कि उसी वक्त साथ में माइनस आ गया, क्योंकि जहाँ से करंट हम लीव करवाते हैं उसी वक्त उसके नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है। यहाँ से करंट लीव करती हुई चली गई V1 में, तो ये आ गया V2 माइनस V1 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ गई बटे में, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो प्लस, उसके बाद इस वायर की भी मुझे करंट का नहीं पता, तो मैं यहाँ से करंट लीव करवाता हूँ। यहाँ से उसी वक्त करंट लीव हुई तो देखो V2 लीव किया V2 में से, तो V2 माइनस जाके एंटर होगी न्यूट्रल में, तो आ गया V2 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो है 1K। उसके बाद देखो ये एक लीविंग करंट है, ये लीव कर रही है इस नोड में से, तो ये इसी साइड पे आ जाएगा 4ix, यानी कि एंटरिंग करंट कोई है ही नहीं इस नोड के लिए, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब बच्चों देखो इसका LCM बन रहा है 1K, पूरी इक्वेशन को 1K से ज़रब दे दो तो यहाँ पे बटा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जब 1K ज़रब हुआ तो ये पूरे का पूरा कट गया दोनों में 1K, यानी कि यहाँ पे 1K ज़रब हुआ बटा कट गया, ये आ गया V2 माइनस V1 की वैल्यू आपको पता कितनी है 12, तो ये मैंने पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब 1K ज़रब हुआ सिर्फ V2 रह गया, और यहाँ पे देखो 4 के साथ जब 1 के ज़रब होगा ये 4K बन चुका होगा, 4K इंटू IX की वैल्यू आपके सामने है क्या थी, वो हमने पुट करनी है ऊपर से V1 माइनस V2 ओवर 1K विच इज़ इक्वल टू 0। अब ज़रा बच्चों गौर कीजिएगा, K से कैंसिल हो गया और यहीं पे देखो ये V2 कितना बनता है, देखो ज़रा 2V2 में से माइनस 4V2 होगा, 2V2 माइनस 4V2, ठीक है, और 4V1 आया हुआ है, देखें ये 4V1 आया हुआ है विच इज़ इक्वल टू ये 12 दूसरी जानिब जाके प्लस 12 हो गया, ठीक है, इधर माइनस में था। तो ज़रा गौर करो बच्चों, ये रह गया माइनस 2V2 और ये 4V1 था, 12 माइनस 4V1 हो गया दूसरी जानिब जाके 4V1। अब देखो बच्चों यहाँ पे प्लस 4V1 था, दूसरी जानिब जाके माइनस 4V1 हो गया, और V1 की वैल्यू आप सबको पता कितनी है 12, तो ये मैंने 12 पुट कर दिया, ठीक है। तो अब देखेंगे कितनी आ जाएगी, देखें यहाँ पे रह गया V2 सिर्फ, और इधर हमारे पास कितना आ गया हुआ था -48 प्लस 12 -36 के बटे में चला गया अपना इधर से -2, तो माइनस माइनस कैंसिल क्योंकि उधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो 2 1 जार 2 18 जार, तो 18 वोल्ट आ गए, ठीक है। V2 की वैल्यू मिल गई। अब V2 की वैल्यू मालूम करना असल मकसद नहीं है हमारा, असल मकसद है V3 की वैल्यू कैलकुलेट करना। उसकी वजह मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ये देखो बच्चों V3 की वैल्यू कैलकुलेट करना इस वजह से यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि देखो V3 और न्यूट्रल के दरमियान में VOC वोल्टेज है। अगर हमें VOC वोल्टेज चाहिए तो हमें V3 की वोल्टेज पता होनी चाहिए। उसकी वजह अब आपको बताने लगा, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास जगह मैं वो काम कर सकता हूँ। देखें इसका पॉजिटिव पोल है, ये भी सुपर नोड की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पे सुपर नोड इक्वेशन की तरह। देखें पॉजिटिव पोल है V3 की तरफ और नेगेटिव पोल है न्यूट्रल की तरफ, तो ये आ गया V3 - 0 इज इक्वल टू VOC।
तो देखो अगर मुझे VOC चाहिए तो V3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये ऐसे इक्वेशन आ रही है, तो V3 मुझे कैलकुलेट करने थे, असल ये वजह थी। अब देखें मैं KCL अप्लाई करने लगा हूँ V3 नोड पे, तो देखो बच्चों इसके घेरे में सिर्फ 2 ही वायर्स आ रही हैं, तीसरी वायर जो है वो उसमें करंट फ्लो ही नहीं करता क्योंकि ये आगे से ओपन है, ठीक है। तो देखो बच्चों पहले मैं इस वायर का करंट लिखना चाहूँगा, यहाँ पे मुझे इस वायर का करंट नहीं पता तो मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, ये आ गया V3 माइनस, आगे ये करंट यहाँ से होती हुई जाके V1 में एंटर कर गई, तो V3 माइनस V1 जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। उसके बाद बच्चों देखो ये एंटरिंग करंट है, एंटर कर रही है 4Ix, तो ये एंटरिंग करंट इस साइड पे हम हमेशा लिखते हैं, मैंने आपको बताया। ये इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। देखो बच्चों इसके बटे यहाँ पे बटे में 1 क्या है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानिब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर रह गया V3 माइनस V1। V1 की वैल्यू आपको पता कितनी है 12, विच इज़ इक्वल टू 4 के साथ 1 के ज़रब हो गया जाके तो 4K बन गया, ठीक है। और इनटू Ix की इक्वेशन देखें क्या थी, V1 माइनस V2। देखो बच्चों V1 की वैल्यू आपको पता कितनी है, वो पुट कर देते हैं 12, ये मैं Ix की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, Ix के अंदर मैंने V1 की भी वैल्यू पुट कर दी पहली, 12 माइनस V2 ओवर 1K। V2 की भी वैल्यू पता है यार, V2 की क्यों नहीं पुट की, चले कर लेते हैं। ये देखो बच्चों K से कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होना ज़रा देखें, V3 और ये 12 दूसरी जानिब चला जाएगा, ठीक है। और ये देखो 4 12 के साथ ज़रब हुआ तो ये क्या आ गया 48, ठीक है, ये तो आ गया 48। और उसके बाद था माइनस V2 की वैल्यू, V2 की वैल्यू है 18। देखो बच्चों 18 V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट हुई होगी, और 18 को अगर हम ज़रब देते हैं 4 के साथ तो ये आ जाता है 72, यानी ये आ जाएगा -72, यानी कि V2 की वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पे 18, ठीक है। यानी कि ये देखें मैं असल में ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखें इसका नेक्स्ट स्टेप एक आपके लिए कर देता हूँ। V3 माइनस 12 था विच इज़ इक्वल टू 4 ज़रबे 12 हमने किया जो कि आ गया था 48, और साथ में था -4 V2 की जो ही मैंने वैल्यू पुट की 18 4 बार 72 होता है तो ये आ गया -72, ठीक है बच्चों। और इसके साथ यहाँ पे ये जो 12 था इस साइड पे -12 था, दूसरी जानिब जाके +12 हो गया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है मुझे -12 वैल्यू आ रही है मेरे पास, इसकी चेक कर लेते हैं, रुक जाए, ये हो जाएगा जी बच्चों बिल्कुल -12 वोल्ट आ रहे हैं अपने V3 के, ठीक है। तो V3 आपको मिल गया। तो देखो उस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करें अपने V3 की तो VOC किसके इक्वल आ जाते हैं, VOC इज इक्वल टू V3 माइनस 0 था तो इज इक्वल टू V3 थे, तो लिहाजा VOC की वैल्यू आ गई -12 वोल्ट। ओके हो गया। अब हमें इनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालनी है, यानी कि R थेवेनिन्स निकालनी है। और R थेवेनिन्स को निकालने का मैंने तरीका बच्चों आपको बता दिया हुआ है कि आपने सारे सोर्सेज को शट डाउन करना होता है, और जहाँ पे आपने ओपन सर्किट वोल्टेज निकाले होते हैं वहीं पे आप निकालते हो अपना क्या, R थेवेनिन्स। तो देखो ये जब मैं इस करंट सोर्स को शट डाउन करूँगा तो ये यानी कि कोई भी करंट सोर्स होता है ना बच्चों, यहाँ पे यार लिहाजा वाली तो बात ही नहीं रही, यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ बच्चों, पता क्या बात है, यहाँ पे मैं ना एक चीज़ यहाँ पे गलती करने लगा था, शुक्र है मेरे जहन में आ गया कि जब कोई डिपेंडेंट सोर्स आ जाता है ना आपके सर्किट में तो फिर आपको पता क्या करना पड़ता है, फिर आपको यानी कि असल में अपने क्वेश्चन को दोनों तरीकों से करना पड़ता है। यानी कि अगर आपने थेवेनिन्स के लिए VOC निकाली, अब आपको करंट भी निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको R थेवेनिन्स वैसे नहीं मिलने वाला। उसकी वजह यही है बच्चों कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया हुआ डिपेंडेंट सोर्स को कभी शट डाउन नहीं किया जा सकता। इंडिपेंडेंट सोर्स जो सर्कल फॉर्म में होते हैं उनको शट डाउन किया जा सकता है, लेकिन इनको शट डाउन नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा यहाँ पे ना आपका A जूस तो डन होता है, यहाँ पे आके ये VOC अभी -12 आया, हम इसका ISC भी निकालेंगे, यानी कि इसका जो दोनों पार्ट हैं A और B पार्ट, वो दोनों वीडियोस जो हैं आपको दोनों वीडियोस में मिल जाएगा। यानी कि नेक्स्ट पार्ट जो इसका नेक्स्ट हिस्सा इस क्वेश्चन का वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा B पार्ट में। तो अभी मुझे इजाज़त देंगे, मैंने VOC निकाल दिया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ISC कैसे निकालनी है। फिर आपको पता है मैं आपको ये थोड़ा हिंट दे देता हूँ इस वीडियो में कि ISC और VOC जब आप निकाल चुके होगे तो R थेवेनिन्स यानी कि आप ओहम्स लॉ की मदद से निकालोगे। जैसा कि आप जानते हो V इज इक्वल टू IR होता है, तो लिहाजा आप ऐसे ही R थेवेनिन्स निकाल लोगे, यानी कि VOC और ISC करके, ठीक है। यानी कि आपके दोनों थ्योरम एक ही थ्योरम में कंसेप्ट दोनों में डन होते हैं। यानी कि आपको ये कंफ्यूज करने के लिए कहा हुआ है कि थेवेनिन्स से भी करें नॉर्टन से भी करें, असल में ये दोनों काम ही एक साथ होने हैं, ये अलग-अलग नहीं हो सकते। ये आपके मास्टर का ना जुगाड़ है, यानी कि कह लो ट्रिक है, आपको ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया हुआ है कि बच्चे यहाँ पे गलती करें, इसको ओपन सर्किट के तौर पे ले लें और आप इससे पागल हो जाएंगे, या पागल होने से मुराद है यानी आप इसमें गलती कर जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन में 0 मार्क्स मिलेंगे जब आप इसको शट डाउन कर देंगे। शट डाउन नहीं करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट सर्किट करंट पे।
जी तो बच्चों आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद। तो ये रही आपकी प्रॉब्लम 5.1 स्टैरिक का बी पार्ट, यानी कि जिसमें हमने नॉर्टन को भी फॉलो करना है, यानी कि दोनों थ्योरम आपके एक ही वीडियो में डन होने वाले हैं। ज़रा देखिएगा, अब मैं इसमें निकालूंगा बच्चों वीओसी मैंने मेंशन कर दिया कितने आए हुए हैं। अब मैं इसमें निकालूंगा आईएससी करंट को, ठीक है। आईएससी मतलब कि शॉर्ट सर्किट करंट, मीन्स के नॉर्टन थ्योरम को अब हम फॉलो करने वाले हैं। उसने नॉर्टन ने भी यही कहा था कि आपने आउटपुट वाली वायर को कट कर देना होता है, ठीक है। तो हम एक ही चीज़ को कट कर सकते थे, यही हमने बिल्कुल दुरुस्त किया कि इसको कट कर लिया, क्योंकि मैंने पहले ध्यान नहीं था दिया कि डिपेंडेंट सोर्स की वजह से हमें दोनों इस तरह से मेल जोल में हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेल जोल में हल होता है। आप देखें, अब आपने पता क्या करना है, जहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज लगाए थे ना, वहां पे शॉर्ट सर्किट वायर के अंदर एक करंट फ्लो करवा देनी है जिसका नाम है शॉर्ट सर्किट करंट। तो देखो बच्चों ये सर्किट फिर कुछ ऐसा बनेगा। देखिए 1 किलो ओम, ये पहला रजिस्टर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा रजिस्टर, ये वाला इस साइड वाला 1 किलो ओम, और यहाँ पे आई एक्स करंट आपको पता है फ्लो कर रही थी। तो लिहाजा देखें ये आ गया 1 किलो ओम का। उसके बाद ये आ गया 12 वोल्ट का सोर्स, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस 12 वोल्ट। आगे नेक्स्ट देखते जाएं होता है क्या क्या। यहाँ पे आ गया जी हमारे पास वो 1 किलो ओम का रजिस्टर। उसी के बाद ये आ गया आपका, आ गया डिपेंडेंट सोर्स सेंटर में 4IX, जी बिल्कुल। उसके बाद बच्चों देखो ये यहाँ पे था हमारा सर्किट ऐसे, और यहाँ पे हमने कट लगाया था वायर का जहाँ पे ओपन सर्किट मेंशन थे। अब मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ इस रजिस्टर को, क्योंकि मैंने सारा डाटा यहाँ पे लिख दिया। अब देखो बच्चों डाटा तो लिख दिया है, ज़रा गौर करें। ये अब यहाँ पे जहाँ पे ओपन सर्किट था वहाँ पे शॉर्ट वायर हमने लगा के करंट फ्लो करवा देनी है जिसका नाम है ISC। ये आ गई वो वायर ISC, ठीक है। तो लिहाजा देखो बच्चों यहाँ पे अब मैं असल में ना यहाँ पे अगर वो लगाना चाहूँ ना, क्या उसका नाम है अपना, हाँ तो स्टूडेंट्स पूरी वेरिफिकेशन के बाद वापस आया हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि बच्चों मैं फंस गया हुआ था एक पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे लूप एनालिसिस टेक्निक बच्चों हमारे ज़्यादा काम नहीं आने वाली, वो हमें कहने के डिस्टर्ब भी करेगी। तो उस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए मैंने आपके लिए ना नोडल एनालिसिस टेक्निक लाई है। यहाँ पे देखो बच्चों नोड पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। देखें ये हमारा फर्स्ट नोड हो गया, ठीक है। यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन मतलब इसकी एज उसमें। तो यहाँ पे आपको पता है नोड वो पॉइंट होता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया फर्स्ट वीडियो में कि नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो, लाइक यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है तो ये एक हायर नोड है। यहाँ पे V1 वोल्टेज थे हमारे, ठीक है। यहाँ पे V2 वोल्टेज हम सब जानते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास थे V3 वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि ये अपना नोड सॉरी बच्चों यहाँ पे ना अब V3 नहीं हम लेंगे, वो मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों। अभी V3 यहाँ पे आपने नहीं लेने, उसकी वजह अब आप बताने लगो, ये ज़रा गौर कीजिएगा। ये काफ़ी शार्ट पार्ट होगा आपके वीडियो का। देखें ये जो नोड है ना बच्चों, ये अब सरफेस नोड बन चुका है जिसे हमने नीचे ग्राउंड किया था। देखें यहाँ पे आके 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, एक ये ISC वाली, एक इस रजिस्टर की ये वाले, और एक इस वोल्टेज सोर्स की। अब ज़रा गौर करें, इस नोड और इस नोड इन दोनों के दरमियान कोई चीज़ नहीं है, यानी कि कोई रजिस्टर वगैरह नहीं लगा, एक शॉर्ट वायर लगी हुई है। डैट्स वाई ये इन दोनों के दरमियान कोई मतलब कि अलहदा चीज़ नहीं बनाती, मतलब कि ये पूरा सरफेस नोड बन गया, क्योंकि 4 चीज़ें कॉमन हो गई। देखें ये इतना, ये सरफेस नोड की बाउंड्री ड्रा करने लगो, यहीं पे बच्चे मार खाते हैं असल में। तो ये अब एक नोड बन चुका है पूरा, ठीक है। दिस इज ओनली 1 नोड। तो यहाँ पे आप ग्राउंड लगा दोगे, ठीक है, यानी कि इसके हर पॉइंट पे ग्राउंड है, न्यूट्रल है। यानी अब आपके क्वेश्चन में बच्चों V3 का कोई नामो निशान नहीं है, बस इतनी कहानी आपको बतानी थी। अब बच्चों देखो ISC, अब आप सारे पूछेंगे सर ISC कैसे कैलकुलेट करेंगे। बच्चे ये हमारे पास एक नोड है, नोड 3 है ना, चाहे ये न्यूट्रल कर दिया हमने, लेकिन ये एक नोड है हमारे पास, दिस इज अ नोड, चाहे ये पूरा एक सरफेस नोड है, हमने इस नोड को कंसिडर करना है। तो देखें हम किस तरह सॉल्व करते हैं, पूरा वेरीफाई किया मैंने इसको 2 मेथड्स के साथ, तो पूरा वेरीफाइड है, टेंशन नहीं लेनी। देखें पहले तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, देखें V1 की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है कैसे 12 आती है, यानी कि ये एक ये कैसी है, जैसे 2 नोड्स के दरमियान जब वोल्टेज सोर्स आ गया तो ये एज अ वर्क करता है सुपर नोड की इक्वेशन की तरह, बट ये न्यूट्रल होने की वजह से सुपर नोड की टेक्निक लगाता नहीं है। देखें V1 की तरफ है पॉजिटिव पोल, तो ये आ गया V1 प्लस में, और नेगेटिव पोल है 0 की तरफ, ये आ गया माइनस में, -0 इज इक्वल टू 12, यानी जितने वोल्ट थे। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई हमें V1 की, V1 इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ठीक है, ये काम हो गया। अब दूसरी तरफ आओ बच्चों, हमें V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब IX की भी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये देखें IX की इक्वेशन लिख लेगा, क्योंकि इसके अंदर डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है। IX जो है बच्चों डिपेंडेंट सोर्स देखें IX की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स वाई मुझे ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी।
IX एक ऐसी करंट है जो V1 नोड में से निकलती है, दैट्स वाई यहाँ से लीव कर रही है, उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना है। तो जाके एंटर करती है V2 में, तो ये आ गया V1 माइनस V2 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। अब देखो बच्चों, हमने क्या करना, नोड 2 के ऊपर KCL लगा के V2 की वैल्यू निकालनी है, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आपको प्रीवियस ज़रा पेज पे लेके जाना चाहूँगा। ये ज़रा बच्चों गौर करें, सेम टू सेम कंडीशन वही होगी V2 के केस के लिए, आप चाहे लगा के देख लीजिएगा। V2 की सेम टू सेम वही कंडीशन आप करते जाओगे, एट दी लास्ट आपको V2 की वैल्यू मिलेगी 18 वोल्ट। तो ये मुझे पूरा काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है मैंने KCL अप्लाई किया हुआ है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो जाके अभी देख लें, बिकॉज ये आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी हमारे चैनल में। अदरवाइज़ मेरे पास व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो चुका होगा हमारी मतलब कि डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सअप नंबर लेके मुझसे रब्ता करके आप वीडियो का लिंक ले सकते हैं। तो लिहाजा V2 हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 18 वोल्ट ही आएंगे दोनों के केसेस में, ठीक है बच्चों। वहाँ पे भी 18 वोल्ट ही V2 निकलने वाला है, तो डेट्स वाई मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ V2 इज इक्वल टू 18 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और ये इसी क्वेश्चन का एक हिस्सा है, मतलब प्रीवियस वाले का, ये उसकी बीजूज है बस। तो V2 18 वोल्ट है। अब देखो बच्चों, मैं IX की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। IX इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया 12 माइनस, देखो V1 की वैल्यू पहले पुट की, फिर V2 की 18 ओवर 1K, तो ये कितनी आ जाएगी, -6 मिली एम्पेयर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई IX की। अब आप सबको बताता हूं मैंने ये वैल्यू क्यों निकाली। देखो बच्चों, ये मेरे पास नोड था, इसके ऊपर मैं KCL लगा के द सम ऑफ एंट्री करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी इसके घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं सबकी करंट लिख के ISC कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो एक तरफ ये करंट आ रही है 4IX, इसमें मेरे पास IX यानी कि इस नोड के घेरे में आ रही थी 3 वायर्स, देखें एक ये ISC वाली, एक ये वाली IX वाली और एक ये ऊपर वाली वायर। तो इन तीनों वायर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे जहन में ये क्वेश्चन ही आता है, ज़रा गौर करें कि यहाँ से जो वायर में से करंट आ रही है वो भी हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये तो हमें पता चलता है, और इस वायर की करंट का भी हमें पता होना चाहिए और इस वायर की करंट का भी। लेकिन मुझे अगर यानी कि इनके ऊपर KCL लगाना है ISC को कैलकुलेट करने के लिए, तो इसका मतलब ISC के अलावा जो बाकी 2 वायर्स बचती हैं उनकी मुझे करंट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। आप देखें, मुझे यहाँ पे 4IX इसमें एंटर करिए जिसमें IX की वैल्यू मुझे पता है, तो लिहाजा ये काम तो मेरा आसान हो गया, यानी कि मुझे इस वायर की करंट का पता है, दूसरी वायर की करंट मैंने अभी मालूम करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक करंट की डायरेक्शन ले लेता हूँ बच्चों, ये अपनी अपनी मर्जी होती है। यहाँ पे मैंने एक करंट ले ली बच्चों I1 के नाम से, ठीक है, ये मैंने करंट को यहाँ से लीव करवा दिया, यानी कि करंट की ये डायरेक्शन ले ली जो कि नोड में एंटर कर रही है। अब देखो इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लेनी है। I1 इज इक्वल टू, बच्चों आपको पता है करंट जहाँ से लीव करते हैं उसके वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है, V1 माइनस, क्योंकि ये यहाँ से लीव करके जा रही है, ये जाके नोड 3 में एंटर करेगी जो कि 0 वोल्ट वाले नोड है। तो वहाँ पे आ गया V1 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में, वो कितनी है बच्चों 1K। तो देखो V1 ओवर 1K, V1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 12 और ओवर 1K, तो ये आ गया अपने पास 12 मिली एम्पेयर, ठीक है, यानी कि I1 की जो वैल्यू है वो है 12 मिली एम्पेयर। अभी देखिएगा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं बच्चों इस नोड के ऊपर लगा दूंगा KCL। तो KCL कहता था द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो पहले मैं हमेशा लिविंग करंट लिखता हूँ, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देखो इस नोड में से कौन सी करंट लीव कर रही है, ISC, तो ये आ गई अपनी ISC लिविंग करंट इज इक्वल टू, अब एंटरिंग करंट्स लिखूंगा क्योंकि बाकी दोनों देखें इस नोड में एंटर कर रही हैं, दोनों वायर्स जो रह जाती हैं। 4IX इसमें एंटर कर रही है, डेट्स वाई इस साइड पे आ गई एंटरिंग करंट, सम ऑफ एंटरिंग करंट्स दूसरी भी एंटर कर रही है, वो भी सम होगी I1, ठीक है, ये दोनों जमा हो गई। ISC इनकी वैल्यूज पुट करते हो, देखो 4 इंटू IX की वैल्यू जो कि हमारे पास कितनी है -6 मिली। उसके बाद I1 की वैल्यू आपको पता है कितनी आई है 12 मिली। तो ये आपके पास आ जाएगा, आप सारा इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये -24 आएगा, ये आएगा +12, तो -12 मिली एम्पेयर हमारे पास वैल्यू आ गई एट दी लास्ट ISC की। अब बच्चों मैंने आपको बोला था इसी की मदद से, यानी कि जब आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट आ जाएगी यानी कि ISC आप कैलकुलेट कर लोगे और आपको ओपन सर्किट वोल्टेज पता होंगे, तो आप R थेवेनिन कैलकुलेट कर पाओगे ओहम्स लॉ की मदद से। ओहम्स लॉ कहता है कि R इज इक्वल टू V ओवर I होता है, तो लिहाजा यहाँ पे V क्या होगा, VOC होगा, और करंट क्या होगी, ISC, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट होगी नॉर्टन्स थ्योरम की। ये नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई हुआ है, ये जो अभी हमने सारा किया ISC के लिए, ठीक है। तो देखें मैं वैल्यू दोनों की पुट करता हूँ, -12 ओवर -12 मिली एम्पेयर। तो देखें ये क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो बच्चों माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 12 एक बार 12 एक बार, यानी ये 1 आ गया और ये मिली ऊपर जाके किलो बन गया, तो ये आ गई 1 किलो ओहम रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो ये आपको R थेवेनिन मिल गया। अब आप चाहो तो किसी भी तरीके से बच्चों अपनी आउटपुट निकाल सकते हो, क्योंकि आपके मतलब के जो क्वेश्चन है वो है नॉर्टन भी अप्लाई करें और थेवेनिन भी अप्लाई करें, तो आप दोनों तरीकों से कर लीजिएगा, यानी दोनों तरीकों से करने का ये मेरा मतलब है। ये देखिएगा,
हमने क्या करना है, पहले मैं थेवेनिन्स के अकॉर्डिंग करने लगूँ। थेवेनिन्स कहता है कि वीओसी के साथ आपने जो रजिस्टर निकाला था और थेवेनिन्स वीओसी कितनी आई है हमारे पास -12 वोल्ट, ठीक है। उसने कहा था जो रजिस्टर आपका आर थेवेनिन्स आता है वो आपने सीरीज़ में लगाना है। ये देखें मैंने सीरीज़ में लगाया क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है और वो था 1 किलो ओम का। और जो वायर आपने कट की हुई है उसको ला के अटैच कर देना। वायर थी बच्चों, आप सबको पता है 1 किलो ओम की वो वायर थी जिसको हमने कट किया था और उसके अक्रॉस थे V0 वोल्टेज, वो हमने कैलकुलेट करने थे। यहाँ पे देखें मैं अभी V0 आपके सामने अब कैलकुलेट करने लगूँ बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल। देखो बच्चों वोल्टेज डिवीजन रूल के थ्रू 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस मैं वोल्टेज कैलकुलेट कर लूँगा V0। देखो वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है जिस रेजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखें यानी कि 1 के ऊपर आ गया, बटे में टोटल रेजिस्टेंस रखें यानी कि उसके अपने रेजिस्टर प्लस दूसरे जो रेजिस्टर की रेजिस्टेंसेज हैं, मल्टीप्लाई करवा दें सप्लाइड वोल्टेज जो कि -12 है। देखो ये आ गया 1/2 के से कैंसिल हो गया 2 और उसके बाद 2 1s आर 2 6s आर, तो ये आ जाएगा -6 वोल्ट, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग, ये थेवेनिन्स के लिए था। अगर आपके मतलब के क्वेश्चन में होता है ऐसे यानी वो नॉर्टन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला हो फिर आपको ये दोनों काम करने के बाद फिर जाकर नॉर्टन के थ्रू ही सॉल्व करना पड़े तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखें इसके बाद आपने पता क्या करना है, अब ये नॉर्टन का तरीका है। नॉर्टन कहता है वो जो करंट सोर्स आपने ISC निकाली थी उसके साथ आपने अपने रजिस्टर को और थेवेनिन्स के रजिस्टर को पैरेलल में लगाना है। ISC आपके पास कितनी आई थी, यहाँ पे थी -12 मिली एम्पेयर, पैरेलल में लगाना, ज़रा गौर कीजिएगा। ये मैंने आर थेवेनिन्स को उठा के पैरेलल में लगा दिया इसके साथ। आर थेवेनिन्स कितना था बच्चों 1 किलो ओम का, ठीक है। ये पैरेलल में लग गया क्योंकि अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन है। और जो कटी हुई मतलब कि आपका वायर था जिसको आपने कट ऑफ किया था उसको ला के आगे अटैच कर दो और अपनी आउटपुट को निकालने की कोशिश करो, जैसे भी मर्जी करो यहाँ पे। अब बच्चों देखो मुझे यहाँ पे V0 वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं। मैं उस वक्त तक ये वोल्टेज कैलकुलेट नहीं कर सकता जब तक मुझे ये ना पता हो इस रेजिस्टर में से कितना करंट गुजरा है। दैट्स वाई मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट से मैं एक करंट ले लेता हूँ I प्राइम के नाम से, ठीक है। I प्राइम के नाम से मैंने एक करंट ले लिया। मैं बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल इस करंट को पहले फाइंड आउट करूँगा, फिर वो ओहम्स लॉ की मदद से V0 कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। तो देखो बच्चों हमें मतलब कि करंट डिवीजन रूल भी पता होना चाहिए। आई प्राइम में कैलकुलेट करने लगो। करंट डिवीजन रूल कहता है जिस वायर के क्रॉस आप करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं उस वायर के पैरेलल वायर की रेजिस्टेंस आपने ऊपर रखनी है। ये देखो ये इस वायर के क्रॉस हम करंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके पैरेलल में ये वाला वायर लगा हुआ है क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है इन दोनों वायर्स का, इस 1 किलो ओम वाली का और इस 1 किलो ओम का, तो ये दोनों पैरेलल में है। तो इसकी पैरेलल वायर का रेजिस्टेंस हमने ऊपर रखना है जो कि 1 के है। ये हमने ऊपर रख दिया, बटे में रखी टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इसकी पैरेलल वायर की प्लस इसकी अपनी, मल्टीप्लाई सप्लाइड करंट से जो कि -12 है मिली, तो ये आ जाएगा -6 मिली एम्पेयर यानी कि आपको वैल्यू मिल गया -6 मिली एम्पेयर। अब आप यहाँ पे इजीली ओहम्स लॉ की मदद से V0 कैलकुलेट कर लें। देखिए V0 इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस यानी कि 1 के इंटू करंट के साथ वो वाला साइन आएगा जिसके मतलब के पोल में जोन से पोल में वो एंटर करेगी। देखो पॉजिटिव पोल में कर रही है, दैट्स वाई आई प्राइम प्लस में पुट की जाएगी 1 के इंटू -6 मिली, तो ये आगे -6 वोल्ट। देखें दोनों का आंसर सेम टू सेम है, नॉर्टन भी हो गया और अपना और थेवेनिन्स भी हो गया।